कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद 12 से 17 तक हमने जो है वो यहाँ पे अथाह विकास किया। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी डेवलपमेंट 12 से 17 के बीच में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में हुई, इतनी शायद ही पहले कभी हुई। हमने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में अभूतपूर्व विकास किया। और जब 17 में चुनाव हुआ, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने यहाँ से, तो सारी की सारी डेवलपमेंट जो है वो रुक गई। अभी आप बात कर रहे हैं, पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में 4 उपचुनाव हुए, चारों के चारों उपचुनाव जीते। अगर कांग्रेस पार्टी में तालमेल नहीं होता तो कैसे जीत सकते थे? उसमें 17 के अंदर जो हार हुई थी उसका कारण कोई आपस का मतभेद नहीं था। उसमें जो है वो एक मोदी लहर जो है पूरे हिंदुस्तान में चल रही थी जी, और उसका इफेक्ट जो है वो हिमाचल में भी पड़ा। तो हिमाचल के लोगों ने भी ये सोचा कि शायद मोदी जी पता नहीं कौन से आसमान से तारे तोड़ के जो है वो हिंदुस्तान की जनता को देने वाले हैं, तो हम वंचित क्यों रहे? तो उन्होंने भी उन्हीं की इसमें जो है हाँ में हाँ मिलाई और उन्होंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इन 5 सालों में लोगों ने ये देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना कुछ और होता है और करते कुछ और। भारत में अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे, जो भी आज व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में या भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ बोलता है, कोई अपनी बात रखता है, कोई जनता की आवाज़ को आगे पहुंचाने की कोशिश करता है, चाहे वो पार्लियामेंट में करता है, चाहे वो असेंबली में करता है, चाहे वो जनता के बीच में करता है, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले कहा कि हिमाचल के लोग बहुत जागरूक हैं, हिमाचल का मतदाता बहुत जागरूक है, उनको पता है कि कौन हमारे हित की बात कर रहा है। हमने देश को या प्रदेश को बेचना नहीं, और जो गारंटियां वो पंजाब में दे रहे हैं या दिल्ली में दे रहे हैं, उन लोगों से आज पूछिए आप कि दिल्ली के लोग कहाँ हैं, कि पंजाब के लोग कहाँ हैं। वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि किसी देश की कौम को अगर ख़त्म करना हो तो उसको निकम्मा बना दीजिए। आपकी गवर्नेंस क्या है? आपने लोगों को सुख सुविधाएं दी क्या है? आपने 5 सालों में क्या किया है? आप मेरे चुनाव क्षेत्र में ज्वालामुखी में, आप हिमाचल की बात छोड़िए, आप मेरे ज्वालामुखी चुनाव क्षेत्र में घूम के देख लीजिए, जो भी विकास के काम हमने किए थे सारे के सारे काम रोक दिए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज हिमाचल और मैं हूं आपके साथ साहिल। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुके हुए हैं। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी क्षेत्र की, तो ज्वालामुखी क्षेत्र में अक्सर देखा गया है कि पहले अगर बात की जाए कांग्रेस के समय की, तो लोग अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि उस समय में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का निशान तो था, पर अगर हम बात की जाए मौजूदा एमएलए साहब की, मौजूदा विधायक साहब की, तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार ज्वालामुखी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से वंचित रह चुका हो। इस बारे में हमारे साथ खुल के बात करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के संजय रतन जी मौजूद है, जो ज्वालामुखी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। सो नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। सो संजय जी, सबसे पहले सवाल यही आता है कि अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, हम यहाँ पे ज्वालामुखी में जब आए, सर्वे भी किया, लोगों से बात की, तो कहीं ना कहीं लोग डेवलपमेंट की शिकायत लेकर आज भी खड़े हुए हैं। क्या समझते हैं आप इसको, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, 2012 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया जी, और कांग्रेस पार्टी के बैनर तले मैंने ये चुनाव लड़ा और लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया ज्वालामुखी की जनता ने, और माँ की कृपा से, ज्वाला माँ की कृपा से, कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से मैं विधायक बना और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद 12 से 17 तक हमने जो है वो यहाँ पे अथाह विकास किया। हमारी जितनी भी पंचायतें थी, हमने सब में एक समान विकास किया, हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। इससे पहले भी कई लोग यहाँ से विधायक रहे, मगर जितनी डेवलपमेंट, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी डेवलपमेंट 12 से 17 के बीच में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में हुई, इतनी शायद ही पहले कभी हुई होगी। हमने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में अभूतपूर्व विकास किया, हर क्षेत्र में। और जब 17 में चुनाव हुआ, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने यहाँ से, तो सारी की सारी डेवलपमेंट जो है वो रोक दी गई, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ? क्योंकि रमेश चंद है शायद जो यहाँ के मौजूदा विधायक जी हैं। सो रमेश चंद जी हैं, और अगर बात की जाए तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जब वो विधायक बने तो यहाँ पे डेवलपमेंट रुक गई, इसका आप कारण क्या मानते हैं? क्या ऐसा कारण है कि उनको डेवलपमेंट रोकनी पड़ेगी? क्योंकि डेवलपमेंट तो हर इंसान का, अगर जो लोग वोट डालते हैं, जो मतदाता होता है, उसका हक है। जी, ऐसे है। जब भी वो विधायक बने, वो चौथी बार यहाँ से विधायक बने हैं, जब भी वो विधायक बने
हर बार वो अपने जो उनके नेता होते हैं, जो मुख्यमंत्री उनकी सरकार के होते हैं, उनसे उनका जो है 36 का आंकड़ा रहता है, जो भी मुख्यमंत्री बनता है। और ये सबसे बड़ी वजह है कि हम जो लोग जो है वो विकास में पिछड़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप अपने घर में अपने पिता से लड़ाई करोगे तो पिता भी बेटे को बेदखल करता है। तो वही उनका जो एटीट्यूड जो है वो हमेशा ये रहा है कि उन्होंने अपने जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में लोग होते हैं जी। उनसे उन्होंने बना के नहीं रखी, और उसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो ज्वालामुखी की जनता को होता है। अगर बात की जाए, अब अगर आपने ये बोला कि जो यहाँ के एमएलए विधायक साहब हैं उनका 36 का आंकड़ा उनके मुख्यमंत्री से रहता है, अगर मैं बात करूँ कांग्रेस पार्टी की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी मतभेद काफी देखने को मिलते हैं आजकल। अगर हम बात करें जो खबरें सामने आती हैं, हम नहीं कह रहे, जो खबरें सामने आती हैं, देखा जा रहा है कि टांग खींचने का काफी कहते हैं कि ट्रेंड है, विरोधी इस चीज को लेकर काफी आपके ऊपर ताने भी कसते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक संगठन है, एक मूवमेंट है। कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद किया और तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में जो है वो छाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के हर नेता का आपस में तालमेल है। अभी आप बात कर रहे हैं, पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में 4 उपचुनाव हुए, चारों के चारों उपचुनाव जीते। अगर कांग्रेस पार्टी में तालमेल नहीं होता तो कैसे जीत सकते थे? कांग्रेस पार्टी का छोटे से वर्कर से लेके और बड़े नेता तक सबका आपस में तालमेल होता है। हाँ ठीक है, घर में अगर 4 बेटे हैं तो घर में अपनी अपनी बात रखने का तो सबको हक होता है। अगर घर में अपनी बात रखते हैं उसको हम विरोधाभास नहीं बोल सकते, उसको आप जो है वो एक दूसरे के साथ जो है विरोध नहीं बोल सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो पहले से भी इकट्ठी थी, अभी भी इकट्ठी है और भविष्य में भी इकट्ठी रहेगी। और इसका एग्जांपल जो है वो 4 बाई इलेक्शन से मिल चुका है हिमाचल प्रदेश की जनता। तो फिर 17 के अंदर जो हार हुई थी उसका कारण अब क्या? उसमें 17 के अंदर जो हार हुई थी उसका कारण कोई आपस का मतभेद नहीं थी। उसमें जो है वो एक मोदी लहर जो है पूरे हिंदुस्तान में चल रही थी जी। और उसका इफेक्ट जो है वो हिमाचल में भी पड़ा। हिमाचल के लोग, आपको पता है कि केरला के बाद लिटरेसी में जो है वो हिमाचल के लोग जो हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, नंबर 2 पे हिमाचल के लोग आते हैं। तो हिमाचल के लोगों ने भी ये सोचा कि शायद मोदी जी पता नहीं कौन से आसमान से तारे तोड़ के जो है वो हिंदुस्तान की जनता को देने वाले हैं, तो हम वंचित क्यों रहे? तो उन्होंने भी उन्हीं की इसमें जो है हाँ मिलाई और उन्होंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनाई। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से लोगों ने यहाँ बनाई थी, जिस उम्मीद के साथ बनाई थी, उस पर वो खरा नहीं उतर पाए। क्योंकि लोगों को उम्मीद थी, जो मोदी जी ने सबज बाग दिखाए थे कि 15 लाख लोगों को नौकरी दी, 15-15 लाख रुपया उनके खाते में आएगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी, उसमें से कुछ भी लोगों को नहीं मिला। तो इन 5 सालों में लोगों ने ये देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना कुछ और होता है और करते कुछ और है। तो अब लोग जो है वो इस बार जो है वो फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आप कहीं भी चले जाओ, आप लोगों से ओपिनियन लीजिए, लोगों का पूरा मन जो है वो हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल की बात की जाए तो लगातार हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर जितने भी कांग्रेस के क्षेत्र हैं या जितने भी कांग्रेस के सूबे हैं, वहां पर बीजेपी का विरोध लगातार जारी है। खास करके सोनिया गांधी से जो ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही है उसको लेकर आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर किसी ने कोई गलत किया हो तो पूछताछ करने में कोई ये नहीं होता, लेकिन अननेसेसरी किसी को पॉलिटिकल हरासमेंट करना, और जो भी आदमी बोलता है आज के समय में भारत में अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे, जो भी व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में या भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ बोलता है, कोई अपनी बात रखता है, कोई जनता की आवाज को आगे पहुंचाने की कोशिश करता है, चाहे वो पार्लियामेंट में करता है, चाहे वो असेंबली में करता है, चाहे वो जनता के बीच में करता है, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी ईडी को लगाते हैं, कभी सीबीआई को लगाते हैं। इन संस्थाओं का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। आज से पहले हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सो आगे आने वाले चुनाव में क्या लगता है कि आपको इस बार हिमाचल प्रदेश में क्या होगा? क्योंकि अगर बात की जाए तो टक्कर कांटे की है। इस बार एक तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी जो है वो मैदान में उतर रही है, जिसने बीते दिनों में पंजाब और दिल्ली में देखा जाए तो क्लीन स्वीप कह सकते हैं लिया है और वहां पर सरकार वो चला रहे हैं। देखिए, जो आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, हिमाचल में कई बार ये प्रयोग हो चुका है और थर्ड फ्रंट जो है वो हिमाचल में कभी कामयाब नहीं हुआ है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, दिल्ली के हालात कुछ और हैं, पंजाब के हालात कुछ और हैं और हिमाचल के हालात कुछ और हैं। हिमाचल के लोग, मैंने पहले कहा कि बहुत जागरूक हैं, उनको पता है कि कौन उनके हित की बात कर रहा है, कौन उनके अहित की बात कर रहा है, तो लोग उसमें कंपैरिजन करके अपना वोट डालेंगे। और आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में कभी कुछ किया नहीं है,
तो उनका मैं नहीं समझता कि उनका कोई कंपैरिजन जो है वो लगता हिमाचल नहीं के साथ। जो पंजाब में वो जो वादे करते हैं, क्योंकि वही वादे लेकर जो गारंटीज जो कंप्लीशन की बात अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है, दिल्ली के सीएम है, जो गारंटीज को कंप्लीट करने की बात करते हैं या और यहाँ पर वादे करने के लिए आते हैं, या बीते दिनों अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर भी थे अरविंद केजरीवाल जी। सो उनकी जो आपको नहीं लगता कि उनका जो प्रभाव पंजाब और दिल्ली में पड़ा वो प्रभाव हिमाचल में भी पड़ सकता है? जिस तरीके से गारंटीज वो देते हैं, खास करके अगर मैं पंजाब की एक आपको एग्जांपल दूं तो फ्री बिजली और जो 1000 रुपए महीना लेडीज के अकाउंट में बात की गई है, उन गारंटीज को वो जल्द कंप्लीट करने वाले हैं, तो उनका लगता है कि कोई प्रभाव हिमाचल में भी पड़ेगा? नहीं, देखिए जो गारंटीज वो दे रहे हैं इससे आप क्या सोचते हैं कि देश जो है तरक्की की ओर जाएगा? लोग समझते हैं, मैंने पहले कहा कि हिमाचल के लोग बहुत जागरूक हैं, हिमाचल का मतदाता बहुत जागरूक है, उनको पता है कि कौन हमारे हित की बात कर रहा है। हमने देश को या प्रदेश को बेचना नहीं है, और जो गारंटियां वो पंजाब में दे रहे हैं या दिल्ली में दे रहे हैं, उन लोगों से आज पूछिए आप कि दिल्ली के लोग कहाँ हैं, पंजाब के लोग कहाँ हैं, तो उन लोगों से भी हिमाचल के लोगों को कुछ देखने को मिला है। जो गारंटियां उन्होंने चुनाव के समय में दी, क्या वो पूरी कर दी? बड़ी मुश्किल है उनको पूरा करना। और आप कब तक करोगे? आप क्या देश को बेच दोगे? आप क्या प्रदेश को बेच दोगे? और वैसे भी मैं ये समझता हूं कि किसी देश की कौम को अगर खत्म करना हो तो उसको निकम्मा बना दीजिए, उसको जो है वो मुफ्तखोरी की आदत डाल दीजिए, जो कि हिमाचल के लोग टॉलरेट नहीं करते। हिमाचल के लोग मेहनती हैं, मेहनत करना जानते हैं और मेहनत करके कमा के अपने परिवार को पालना जानते हैं, तो हिमाचल में इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं ये समझता हूँ। सरकारी नौकरी को लेकर हिमाचल के यूथ जो खास करके है वो अक्सर सामने आता है। अगर बात की जाए अभी बीते दिनों एक पॉलिसी जो है फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ जो स्कीम लागू की गई थी, उस स्कीम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हिमाचल में मैक्सिमम जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है, और हिमाचल का हर घर से कोई ना कोई मुलाजिम जो है वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो हिमाचल सरकार में, चाहे वो केंद्र सरकार में, और मैक्सिमम लोग हमारे फौज में हैं। आप देखेंगे हिमाचल में बहुत से लोगों ने हमारी शहादत दी है, मैक्सिमम लोगों ने फौज में जो है वो अपना योगदान दिया है, तो हमारे लोग फौज को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। ये जो अग्निपथ योजना इन्होंने बनाई है, ये कोई युवाओं के हित की बात नहीं है। 4 साल में एक युवा जो है वो जाके वापस आ जाएगा, उसके बाद करेगा क्या? वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा एक किस्म से। 10-20 लाख रुपया कोई आज की समय में जो है वो अहमियत नहीं रखता है। आज के समय में अगर 10-20 लाख रुपया तो आदमी अपना छोटा मोटा बिजनेस करके कमा लेता है, लेकिन उसको जो ट्रेनिंग मिलेगी, उसको जो फौज में रहने का जो अंदाज होगा उसके में जो जज्बा देश सेवा का पैदा होगा, वो 4 साल के बाद वो सब रुक जाएगा। तो लोगों को में जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, जो लोगों को आगे उसके जो है उसका कोई बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका जो है वो हमारे नौजवान जो है, युवा जो है वो विरोध कर रहे हैं, और ये गलत पॉलिसी है। बीजेपी ये तो एक थोपने वाली बात है। बीजेपी सरकार तो ये भी कह रही है कि उसके बाद भी कुछ ना कुछ वो जरूर करेंगे। नहीं, अगर करेंगे तो उसके बाद उस पॉलिसी में वो ऐड करें ना। अगर उन्होंने इसके बारे में कुछ सोच रखा है या उनकी ये पॉलिसी है 4 साल के बाद हम इन युवाओं के लिए ये चीज करेंगे, तो वो आज पॉलिसी में आना चाहिए था। जितना क्रेज हमारे लोगों में था, मैं देखता था आए दिन हम जो है वो जाते थे तो सड़क पे जो है 20-20 लोग, 25-25 बच्चे जो है दौड़ लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हमने फौज में भर्ती होना। आज हमें सड़क पे कोई बच्चा नहीं मिलता, क्योंकि उससे जो है वो लोग दुखी हुए हैं, बच्चे वो दुखी हुए हैं। अब वो दूसरे सेक्टर्स में जो है वो अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। पहले वो फौज में जाना चाहते थे, उनकी मेहनत की, कई बच्चों ने जो है वो फिजिकल टेस्ट क्लियर कर दिया, मेडिकल टेस्ट क्लियर कर दिया, उसके बाद वो अपने सिर्फ अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे थे। अब वो टेस्ट का जो है वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी गई। तो ये तो युवाओं के साथ धोखा है, जो सरकार ने जो ये पॉलिसी बनाई है, ये तो धोखा है, सरासर धोखा है। और युवाओं के लिए एक परमानेंट रोजगार की बात करनी चाहिए। 4 साल के बाद वो बच्चा क्या करेगा, इसके बारे में सरकार ने नहीं सोचा। 4 साल में तो उस बच्चे की शादी भी नहीं होगी, 4 साल में तो अपना घर भी नहीं बना पाएगा, 4 साल में तो उसने जो पढ़ाई के लिए लोन लिया, बैंक से लोन लिया होगा, उस बैंक के लोन को भी वापस नहीं कर पाएगा। तो 4 साल में बच्चों के लिए जो है वो एक छोटी सी बात करके जो है पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को जो है वो आपने जो है एक बेरोजगारी की तरफ, मैं समझता हूँ इससे रोजगार बढ़ेगा नहीं, इससे बेरोजगारी की तरफ आप बढ़ा रहे हैं। तो ये गलत पॉलिसी है, इसको जो है वो गवर्नमेंट को जो है विड्रॉ करना चाहिए। अक्सर देखा गया है हिमाचल प्रदेश में मेडिकल सहूलतों को लेकर काफ़ी शिकायतें रहती हैं। जैसे हमने युवाओं की बात की, युवाओं को नौकरियों की काफ़ी शिकायत रहती है। हर युवा ज़्यादातर यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने की कोशिश करता है। पर अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का काफ़ी युवा जो है वो चंडीगढ़ या पंजाब की तरफ मूव कर जाता है, दिल्ली की तरफ मूव कर जाता है। तो आपको नहीं लगता कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसे कुछ जो मौके हैं वो हिमाचल प्रदेश में भी आने चाहिए, जिसके साथ यहाँ पर रहकर ही, घर के अंदर रहकर ही उन युवाओं को नौकरियाँ मिल सकें?
नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। युवाओं को फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो अपने घर में मिलना चाहिए, अपनी स्टेट में मिलना चाहिए। अगर रोजगार के लिए अपनी स्टेट में अपने घर में नहीं मिलेगा तो लोग जो है वो बाहर जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में जहां आपने मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात की, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे जी, उन्होंने मेडिकल सुविधाओं को जो है वो यहाँ पे विस्तार करने का बहुत प्रयास किया। हमारे यहाँ पे जो है वो 6 मेडिकल कॉलेजेस आज चल रहे हैं, ये सब वीरभद्र सिंह जी की देन है। उनकी सोच थी। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी हुई, लेकिन वीरभद्र सिंह जी की सोच थी, उन्होंने आईजीएमसी में अपना प्लांट पहले लगा दिया था, तो हमें जो है हिमाचल में ऑक्सीजन की कमी नहीं आई। उनका ये मानना था कि पहाड़ी राज्य में सुख सुविधाएं जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए, उसको जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे बेहतर होनी चाहिए जी, तभी वो जी पाएगा। दूसरे नंबर पे शिक्षा का जो है वो प्रसार होना चाहिए, तभी हमारा नागरिक जो है पढ़ा लिखा होगा, भविष्य तो हमारा जो है वो शिक्षा से बनेगा जी। तो उन्होंने जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में भी बहुत काम किया। मगर ये दुर्भाग्य की बात है कि पिछली सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार ने जो है वो इन चीज़ों को रोक दिया। उन्होंने जो है जो वीरभद्र सिंह जी के द्वारा शुरू किए गए कार्य थे उन कार्यों को रोक दिया। अभी हमारे देखिए, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, अपने चुनाव क्षेत्र का एग्जांपल देता हूँ। मेरे चुनाव क्षेत्र में हमने जो है वो ज्वालामुखी हॉस्पिटल को 100 बेडेड हॉस्पिटल किया। 100 बेडेड हॉस्पिटल किया तो उसके लिए एक अच्छी हमने साइट देखी, उस पर जो है वो हम बिल्डिंग बना रहे थे। लेकिन जब वर्तमान विधायक चुनकर आए, उन्होंने आते ही उस बिल्डिंग को रोक दिया। हमने अगस्त 2017 में जो है उसका टेंडर किया 10 करोड़ 84 लाख रुपए का, और उन्होंने आते ही जो है जो ठेकेदार को जो है वो सरकार की तरफ से डायरेक्शन दी और उस काम को रोक दिया। आज देखिए, आज 4.5 साल हो गए। अब हमने हाई कोर्ट से केस जीता, हमने हाई कोर्ट में रिट की और उस रिट का डिसीजन आया कि आप इस हॉस्पिटल को जो है जहां पिछली सरकार ने जो है इसको बनाना शुरू किया था वहीं बनाइए। तो आज जो है हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है कोर्ट के आदेश के बाद जो है वो काम शुरू हुआ। अगर ये काम जो है वो पहले शुरू हो जाता, और जैसे 17 में हमने शुरू किया था तो ये 19 में जो कंप्लीट हो जाता। तो कोविड के टाइम में जो लोग हमारे जो है वो मेडिकल कॉलेज टांडा में भटकते रहे या दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते, तो 100 बेडेड हॉस्पिटल हमारा ज्वालाजी में होता, तो इसी पे वो एडमिट होते, यहीं पे वो उनको सुविधाएं मिलती। तो इसी प्रकार से हमने अपने चुनाव क्षेत्र में, जैसे खुंडिया है मेरा चुनाव क्षेत्र में जी, हमारा मझीन है, हमारा टीरी है, हमारा डोला खरियाना है, हमने सब जगह के लिए जो पीएससी और सीएससी है उनके लिए पैसा दिया था कि ताकि ये सुविधाएं जो है वो अच्छी बेहतर हों। लेकिन वो सारे के सारे काम वही के वही हैं, वही रुके हुए हैं, किसी में एक ईंट नहीं लगी। तो इन कामों को रोक के सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया, इनको बढ़ाना चाहिए था। आज आपने देखा कि कोविड के टाइम में अगर जहां पे भी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी थी वहां पे लोगों को फैसिलिटी मिली, अदरवाइज लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा प्रताड़ना जो है वो सहन करनी पड़ी है, क्योंकि जहां मेडिकल सुविधा नहीं थी। तो मैंने कहा कि वीरभद्र सिंह जी की एक सोच थी, उन्होंने ऑक्सीजन का प्लांट कब आईजीएमसी में लगा दिया, एक सोच थी उनकी कि अच्छी सुविधाएं हो। तो उनको क्या पता था कि कोविड आएगा और हमें जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। वो तो एक नॉर्मल की ऑक्सीजन जो है वो एक मेडिकल कॉलेज में जो है प्लांट होना चाहिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बाहर से आने से बजाय वो जो है वो रूम में अवेलेबल होना चाहिए, पाइपलाइन से जो है वो हर जगह ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो एक सोच थी, उन्होंने अच्छा काम किया, तो उस काम को इनको आगे बढ़ाना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि जो काम हमने शुरू किया था, हमारी सरकार ने शुरू किया था, उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बढ़ाया नहीं। अब जैसे 2022 के दिसंबर महीने में सरकार कांग्रेस पार्टी बनेगी, हम स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुधारने का प्रयास करेंगे। तो लगता है कि इस बार कांग्रेस, क्योंकि ट्रेंड जो देखा जाता है अक्सर ये बात, तो लगता है इस बार फिर से कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। बिल्कुल 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 बनाएगी, क्योंकि ट्रेंड भी ये यहाँ हिमाचल में यही रहा है कि 5 साल एक गवर्नमेंट, 5 साल एक गवर्नमेंट। लेकिन ट्रेंड के साथ साथ आपकी गवर्नेंस क्या है, आपकी गवर्नेंस क्या है, आपने लोगों को सुख सुविधाएं दी क्या है, आपने 5 सालों में क्या किया है। आप मेरे चुनाव क्षेत्र में ज्वालामुखी में, आप हिमाचल की बात छोड़िए, आप मेरे ज्वालामुखी चुनाव क्षेत्र में घूम के देख लीजिए, जो भी विकास के काम हमने किए थे सारे के सारे काम रोक दिए गए। तो लोग उन चीजों से दुखी होते हैं। ठीक है, सत्ता परिवर्तन होता है, चुनाव में एक ही आदमी जीतेगा, दो तो एट ए टाइम जीत नहीं सकते, ठीक है ना। अगर ये जीत गए तो इनको चाहिए था कि इन कामों को कंप्लीट करते और सरकार से लाते। अब मान लीजिए जैसे हॉस्पिटल था, मैंने 100 बेडेड हॉस्पिटल किया, आप इस बिल्डिंग को बनने देते, बनाते, और आप अगर चाहते तो इसको 200 बेडेड कर देते, तब तो अच्छा, उतना लोगों को अच्छा लगता कि नहीं यार ये विधायक जो है वो पुराने विधायक से भी अच्छा नहीं सोच रखता है, इसने तो 200 बेडेड कर दिया। अब आपने जो है जो 100 बेडेड हॉस्पिटल बनना था उसको भी रोक दिया, तो आपने लोगों को सुविधाएं थोड़ी नहीं दी, असुविधा दी आपने लोगों को। तो इस चीज से लोग जो है वो दुखी हैं, और लोग डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो विकास के ऊपर वोट डालेंगे इस बार, और डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने अपना कीमती समय दिया। सो ये थे हमारे साथ संजय रतन जी, जो कि ज्वालामुखी क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे हैं
हालांकि इनसे बात करने के बाद ये जरूर पता जरूर चला है कि अगर बात की जाए डेवलपमेंट को लेकर तो लोग ज्वालामुखी के डेवलपमेंट को लेकर काफी निराश हैं मौजूदा विधायक साहब से, और इस बार दावा कर रहे हैं संजय रतन जी कि हिमाचल प्रदेश में 2022 की चुनावों में कांग्रेस की सरकार ही आएगी। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ साजिद नरूल्लाह, स्काई न्यूज़ हिमाचल, ज्वालामुखी।